जय हिंद दोस्तों। आज आपका अपने चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीओ प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर का फुल पेपर प्रिपरेशन, जिसमें कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, गिनती के 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप एग्जाम में फुल प्रिपरेशन के साथ जा सकते हो। इन 8 क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका। इन 8 क्वेश्चनों को सही तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसको लेकर मैं आपके लिए 4 वीडियो लेके आऊँगा। 4 वीडियो में कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, किस तरीके का पैटर्न है आंसर का, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी इसमें सॉल्यूशन हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। इसके बाद सिर्फ इन वीडियोस को देख लेना है आपको, और सही तरीके से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितने समझ में आ जाए 2 बार भी अगर तुम एक वीडियो को देख लोगे, उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सिर्फ मैं उनको बताऊंगा, पूरी किताब को मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया वो लिया उदारवाद विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उदारवाद विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उदारवाद मतलब लिबरलिज्म। लिबरलिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके लिए। उदारवाद, मार्क्सवाद या राजनीतिक सिद्धांत, ये 3 क्वेश्चन है पहली यूनिट के अंदर, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है उदारवाद विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये लिया है। तो सबसे पहले उदारवाद विचारधारा क्या है, तो जैसे कि शब्द से पता लग रहा है, उदार मतलब स्वतंत्र, या हम कहें स्वतंत्र या मुक्त विचारधारा जो है, ठीक है, उसे हम उदारवाद विचारधारा कहते हैं। उदार मतलब स्वतंत्र और वाद मतलब विचारधारा, तो स्वतंत्र विचारधारा ही एक उदारवाद विचारधारा के तौर पे जानी जाती है। इसका उद्भव कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में यह अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? 17वीं शताब्दी में, ठीक है। उदारवाद विचारधारा का अर्थ क्या है? उदारवाद विचारधारा होती है स्वतंत्र विचारधारा को हम उदारवाद विचारधारा कहते हैं। ये कब अस्तित्व में आई थी? 17वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। और इसके फादर कौन है? ठीक है, इसके फादर है जॉन लॉक। इसके फादर कौन है? जॉन लॉक, ठीक है। ये जब अस्तित्व में आई थी उसमें नए समाज की उत्पत्ति हुई, और यूरोप में उस समय अनेक धार्मिक संस्थाओं का प्रभुत्व था। मतलब उस समय यूरोप में चर्च का प्रभुत्व ज्यादा था, जिसमें कि चर्च सर्वोपरि था। उदारवाद का जन्म फिर उसके बाद में जॉन लॉक के द्वारा किया गया, जिनके द्वारा 17वीं शताब्दी में अपने विचार रखे गए। तो जॉन लॉक के द्वारा अपने विचार रखे गए थे, जिसे बाद में उदारवाद विचारधारा के तौर पर जाना गया 17वीं शताब्दी में, ठीक है। जिनके द्वारा बाद में विचार रखे गए। यह विचारधारा व्यक्ति के विवेक और तार्किक सोच पर आधारित है। तो ये जो विचारधारा है मेन किस चीज पे जोर देती है? इसका जो मेन फोकस होता है वो लॉजिकल थिंकिंग, और ये कहा जाता है कि व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है और वो अपना संपूर्ण विकास कर सकता है, वो खुद बुद्धिशाली है, उसमें विवेक होता है, ठीक है। वो अपने तर्क सोच से अपने आप को विकसित कर सकता है, जिसमें व्यक्ति को ही केंद्र बिंदु के तौर पर रखा गया है, और व्यक्ति ही समाज की सबसे प्रमुख धुरी के तौर पर माना जाता है इस विचारधारा के अंदर। उदारवाद विचारधारा के अनेक विचारक हैं, बाद में जो सामने उभर कर आए उन कुछ विचारकों के नाम तुम्हारे को लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको विचार इसका क्या है, इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या देना है? इंट्रोडक्शन, जैसे परिचय। ये आपको मेंशन नहीं करना, ठीक है, एग्जाम में मेंशन नहीं करना है, किंतु ये परिचय में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि पहले लिखना क्या है। परिचय के अंदर क्या लिखना है? उदारवाद विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसका अर्थ होता है कि स्वतंत्र मुक्त विचारधारा, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय समाज में जो है चर्च का प्रभुत्व हुआ करता था। उस समय पर जॉन लॉक के द्वारा एक विचारधारा आई, ठीक है, जिसे बाद में उदारवाद विचारधारा के नाम से जाना गया। उसके बाद आपको बताना है कि उदारवाद विचारधारा जो किस पे फोकस करती है? उदारवाद विचारधारा व्यक्तिवाद पर ज्यादा जोर देती है और तार्किक सोच पर जोर देती है, क्योंकि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए जिससे वो अपना संपूर्ण विकास कर सके। और साथ ही साथ उदारवाद, फिर उसके बाद लिखने उदारवाद विचारधारा के प्रमुख विचारक। प्रमुख विचारकों में जैसे TH ग्रीन, उसके बाद बेंथम, JS मिल, रूसो, वोल्टेयर,
हॉब्स, एडम स्मिथ, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। ये कुछ प्रमुख विचारक हैं जो उदारवाद विचारधारा के। इसमें से आपको जो भी याद रह जाए दो चार वो लिख देने हैं। टी.एच. ग्रीन, बेंथम, जे.एस. मिल, रूसो, वोल्टेयर, हॉब्स, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। ओके, इसमें से जो भी आपको याद रह जाए दो चार वो आपको लिख देने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद में फिर प्रमुख विचारक। 17वीं शताब्दी में आई थी, जॉन लॉक इसके फादर थे। उसके बाद में आपको बताना इन विचारकों ने समाज में इस विचारधारा को, जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता विवेक पर आधारित थी, इससे पूरे समाज को प्रभावित किया, जिसके बाद पूरे समाज में अनेक प्रयास इससे प्रभावित होकर हुए। जो ये विचारधारा आई थी इसी से प्रभावित होकर बाद में अनेक प्रभाव जो देखने को मिले वो हमारे को यूरोप में देखने को मिले। अनेक क्रांतियां जो है इसी से प्रेरित होकर हुई थी। सबसे पहले अमेरिकन क्रांति 1776, अमेरिकन क्रांति 1776, 1776। फिर फ्रांसीसी क्रांति पर भी इसका प्रभाव पड़ा। 1789। जो ये दोनों क्रांतियां हुई थी, जो रेवोल्यूशन आए, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये दोनों ये इसी उदारवाद विचारधारा से प्रभावित होकर यूरोप में देखने को मिली थी। विचारधारा यूरोप के पश्चिम देशों में पूरी तरह से फिर फैलाई गई और सारे देशों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। इस विचारधारा के कारण पश्चिम के देश विकास तेजी से कर रहे हैं और आज जो हम देख रहे हैं मॉडर्नाइजेशन यूरोप के अंदर, वो इस विचारधारा का ही एक परिणाम है। कॉन्सिक्वेंसेस जो देखने को मिलते हैं इसी विचारधारा की वजह से हैं। उसके बाद हम देखते हैं उदारवाद की विशेषताएं क्या क्या है। ओके, उदारवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं, फिर हम उन्हें देखेंगे। उदारवाद की विशेषता क्या है? उदारवाद की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता इसमें है स्वतंत्रता पर जोर। पहली विशेषता क्या है? स्वतंत्रता पर। दोस्तों, जैसे हमने जाना कि उदारवाद विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देती है, ये आपने पहले ही देखा। इसमें व्यक्ति को ही सर्वोपरि माना गया। उदारवादी विचारधारा व्यक्ति इंडिविजुअलिटी की स्वतंत्रता पर, इंडिविजुअल की स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जोर देती है। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति को हर क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कोई जानवर नहीं है, कोई एनिमल नहीं है। क्योंकि एक जानवर को बांधने की जरूरत होती है, उसको हमें बांधने की जरूरत इसलिए होती है ताकि उसे हम नियंत्रण में कर सकें, लेकिन मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जब भी वो अपना संपूर्ण विकास कर सकता है, जिससे कि वह पिंजरे में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र रहकर ही संपूर्ण विकास कर सकता है। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर ही नहीं सकता। इसलिए इस विचारधारा का मेन फोकस है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, इंडिविजुअल की फ्रीडम पर। सेकंड जो विशेषता है इसकी, वो है निजी स्वामित्व पर जोर। निजी स्वामित्व पर जोर। उदारवाद विचारधारा के द्वारा व्यक्ति के निजी स्वामित्व पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा अपनी मेहनत से जो भी धन या वस्तु अर्जित की गई है वह उसका मालिक स्वामी खुद होना चाहिए, ना कि सरकार, राज्य। ओके, क्योंकि वह है और ज्यादा मेहनत करने को उत्सुक रहेगा। अगर हम किसी को उसकी मेहनत का रिवॉर्ड देते हैं, पुरस्कृत करते हैं उसे अवार्ड के द्वारा, तो उससे उसके अंदर एक अलग इंस्पिरेशन आती है और अलग ही मोटिवेशन आता है, एक डेडिकेशन लेवल हाई होता है। जिस वजह से इस विचारधारा का मेन मोटिव ये है कि निजी स्वामित्व पर जोर देते हैं कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का खुद मालिक है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और कोई राज्य अपना हक ना जताए। ओके,
क्योंकि वह और ज्यादा मेहनत करने को उत्सुक रहेगा और देश का विकास होगा। जब व्यक्ति एक एक व्यक्ति अपना संपूर्ण जोर लगाएगा और कहें तो एक व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास करेगा तो फिर ऑटोमेटिक देश भी तरक्की करेगा और देश का विकास अपने आप हो जाएगा। तीसरा, व्यक्तिवाद पर जोर। व्यक्तिवाद पर जोर। तीसरी विशेषता जो है इसकी, पहली स्वतंत्रता पर जोर, दूसरा निजी स्वामित्व पर जोर, तीसरा व्यक्तिवाद पर जोर। उदारवादी विचारधारा में व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति किसी राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई होती है। व्यक्ति है, व्यक्ति से फिर परिवार बनता है, परिवार से फिर समाज बनता है, समाज से राज्य, राज्य से ऊपर फिर पूरा देश, एक राष्ट्र, और राष्ट्र से फिर बाद में पूरा विश्व। तो उदारवादी विचारधारा में व्यक्तिवाद पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति किसी राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई होती है। व्यक्ति से ही समाज, राज्य और देश बने हैं। यदि व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास करता है तो देश अपने आप विकास कर सकेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है, चौथी जो विशेषता है वो प्राकृतिक अधिकार की व्याख्या। प्राकृतिक अधिकार की व्याख्या। चौथी जो विशेषता है उदारवाद के संस्थापक जॉन लॉक के द्वारा 3 प्राकृतिक अधिकारों पर जोर दिया गया था। उनके द्वारा 3 प्राकृतिक अधिकार बताए गए, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार बताए गए, जिनको कि ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। इन्हें राज्य नहीं छीन सकता। एक व्यक्ति होने के नाते ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं, और इनको कोई और नहीं छीन सकता। राज्य का कोई अधिकार नहीं है छीनने के लिए। तो जॉन लॉक के द्वारा ये बताया गया है। पांचवा, लोकतंत्र पर जोर। उदारवाद के द्वारा लोकतंत्र पर जोर दिया गया है। उदारवाद विचारधारा के अनुसार लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था होती है, जिसमें लोगों का शासन होता है। अंतिम शक्ति लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि इसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथों में ही रहती है। कभी कोई सरकार तानाशाही नहीं हो सकती। इससे देश की तरक्की और समृद्धि पूरी तरीके से होती है। हर व्यक्ति शासन में अपनी भागीदारी देता है। सभी को चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। सरकार बनाना और गिराना जनता के हाथों में होता है। उसके बाद में मुक्त बाजार व्यवस्था पर जोर। मुक्त बाजार व्यवस्था पर जोर। उदारवाद राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का विरोध करता है। राज्य नियंत्रित जैसे मार्क्सवाद, मतलब राज्य के कंट्रोल में चीजें होनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई व्यक्ति अंदर से अपने आप को ये महसूस करने लगे कि मैं फालतू काम करूं क्यों। तो इसीलिए मुक्त बाजार व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी मार्केट में वर्क कर सके और साथ ही साथ उसे जो उसका हक है वो मिल सके, जो एबिलिटी है उसको दिखाने का पूरा मौका मिल सके। तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का विरोध करता है। इसके द्वारा मुक्त बाजार व्यवस्था, ओपन मार्केट सिस्टम पर जोर दिया गया है, क्योंकि मुक्त बाजार व्यवस्था में अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, उससे ही अच्छी क्वालिटी निकल के आएगी। बिना कंपटीशन के अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, बाजार में कंपटीशन ही नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा ही नहीं होगी, तो एक अच्छा हमारे को पदार्थ मिल ही नहीं सकता, एक अच्छी वस्तु मिल ही नहीं सकती, देखने को मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देश के अंदर होता है। बाजार के उत्पादक हमेशा अच्छी गुणवत्ता का सामान बेचेंगे, इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा, जितने भी कंज्यूमर हैं उनको भी लाभ होगा। बाजार ही किसी वस्तु के दाम तय करेंगे। सरकार का कोई भी हस्तक्षेप बाजार व्यवस्था में नहीं होना चाहिए कि किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं होती। उसके बाद आगे जो 7वां पॉइंट है, राज्य के हस्तक्षेप पर जोर। राज्य के हस्तक्षेप पर जोर। 7वीं विशेषता उदारवाद की वो क्या है, राज्य के हस्तक्षेप पर जोर देता है। उदारवाद विचारधारा के अनुसार राज्य के हस्तक्षेप की बात की गई है, क्योंकि राज्य विकास में सबसे बड़ा बाधक होता है। राज्य से अभिप्राय देश की सरकार से। उदारवाद के अनुसार इसका काम सिर्फ शासन व्यवस्था को चलाना और कानून व्यवस्था को सही तरीके से बनाना होना चाहिए। सभी क्षेत्रों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का सिर्फ इतना काम होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, बाकी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दे, ओपन मार्केट सिस्टम को ओपन छोड़ दे, जिससे कि देश का संपूर्ण विकास हो सके। अगला, धर्मनिरपेक्षता पर जोर। धर्मनिरपेक्षता पर जोर।
धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मों को समान रूप से रहने का, स्वतंत्रता के साथ रहने का अधिकार होना चाहिए। उदारवाद के अनुसार एक देश के भीतर सभी धर्मों को समान समझना चाहिए। किसी भी एक धर्म का राज्य के द्वारा कोई समर्थन नहीं करना चाहिए, कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए और किसी एक धर्म का विरोध भी नहीं करना चाहिए। सभी को समान दर्जा देना चाहिए, जिससे कि समाज के सभी धर्मनिरपेक्षता पर जोर। आवाज आ रही है आपको? इस आवाज में देखो दिक्कत हो सकती है थोड़ी वॉइस में आपको, इसलिए हो सकती है क्योंकि ये माइक की प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी, तो थोड़ा एडजस्ट करना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पूरी तरीके से आवाज़ पहुंचे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। मैं थोड़ी क्लियरिटी के साथ बोलने की कोशिश करूंगा, एक पॉइंट को 2 बार बोलने की कोशिश करूंगा। ओके, धर्मनिरपेक्षता पर जो है इसकी विशेषता, जो 8वां पॉइंट हम कर रहे हैं, उदारवाद के अनुसार एक देश के भीतर सभी धर्मों को समान समझना चाहिए। किसी भी एक धर्म का राज्य के द्वारा समर्थन या विरोध नहीं करना चाहिए। सभी को समान दर्जा देना चाहिए, जिससे कि समाज के सभी धर्मों में तालमेल और सामंजस्य बना रहे। कोई भी धर्म अपने आप को दमित या अलगाव पर महसूस नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है जो आपका, वो है विवेक एक तर्कपूर्ण व्यक्ति सर्वोपरि। तो उदारवाद के द्वारा व्यक्ति के विवेक और तर्क को सर्वोपरि सुप्रीम माना गया है, क्योंकि सभी सजीवों में सिर्फ मानव में विवेक और तर्क होता है। वे अपने विवेक बुद्धि से अच्छा और बुरा सोच और समझ सकते हैं। उसे पूरी तरीके से मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि तभी वह स्वतंत्र रूप से अपने विवेक के द्वारा, सही इस्तेमाल के द्वारा, विवेक के माध्यम से सही विकास कर सकता है। अगला पॉइंट है कानून के शासन पर जोर। कानून के शासन पर जोर, ये 10वां पॉइंट है। उदारवाद के द्वारा कानून के शासन पर जोर दिया गया है, जो कि लिखित रूप में होना चाहिए। निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे सही तरीके से कानून का शासन स्थापित किया जा सके। इससे देश में सुरक्षा और शांति वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका औद्योगिकरण पर जोर। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उदारवाद के द्वारा मशीनों द्वारा ज्यादा उत्पादन पर जोर दिया गया है। तकनीक में वृद्धि से ज्यादा औद्योगिकरण के माध्यम से विकास पर जोर दिया गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण किसी देश की आर्थिक समृद्धि और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे उदारवाद की आलोचना। अब क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इसका कि क्या इसकी आलोचनाएं हो सकती हैं, किस तरीके से हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। देखो, हर किसी विचारधारा की कुछ कमियां होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, तो उन सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे कि लिबरलिज्म जो उदारवाद है उसकी क्या सीमाएं हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, समानता की बात ना करना। जो उदारवाद के द्वारा स्वतंत्रता पर तो पूरी तरीके से जोर दिया गया है, इंडिविजुअलिटी पे बहुत जोर दिया गया है, किंतु समानता की, इक्वालिटी की कहीं पर भी बात नहीं करी गई। उदारवाद के द्वारा व्यक्ति की सिर्फ स्वतंत्रता पर जोर दिया गया, किंतु समानता की कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई, जिससे कि समाज समान रूप से विकास नहीं कर सकता और वर्ग संघर्ष, क्लास कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा अगर समानता नहीं है तो, जिससे अमीर के द्वारा अपनी स्वतंत्रता का पूरा आनंद उठाया जाएगा, जबकि गरीबों के लिए कोई मतलब नहीं होगा उस स्वतंत्रता का। नेक्स्ट है जो राज्य की क्षमता को सीमित करना। तो उदारवाद के द्वारा राज्य की जो पावर है, क्षमता है, उसको सीमित कर दिया गया है। उदारवाद के द्वारा राज्य को सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए रखा गया है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का कार्य करेगा। राज्य की शक्ति और क्षमता को सीमित कर दिया गया है, जिससे कि राज्य के द्वारा विदेशी संबंध मौजूद नहीं हो सकते, बल्कि सिर्फ राज्य नाम मात्र की संस्था बनकर रह जाएगा। उसके बाद में राष्ट्र हित को नकारना, तीसरा पॉइंट है। उदारवाद के द्वारा व्यक्ति हित, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ज्यादा जोर दिया गया है, वहीं कहीं भी राष्ट्र हित की बात नहीं की गई। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति को राष्ट्र से ऊपर माना गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण का नुकसान। उदारवाद के अनुसार औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, जिससे देश विकास कर सके, किंतु जितना ज्यादा औद्योगिकरण होगा उतना ही ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। और एनवायरमेंटलिस्ट जो भी हैं उनके द्वारा इसकी आलोचना की गई है। साथ ही साथ मशीनरीकरण के द्वारा हथकरघा उद्योग का भी पूरी तरीके विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के अधिकारों की बात ना करना। तो उदारवाद के द्वारा कहीं भी, उदारवादी विचारधारा के द्वारा महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ व्यक्ति पुरुष के अधिकारों पर जोर दिया गया है, जिससे लैंगिक असमानता भी उत्पन्न होगी। महिलाओं को समान अवसर दिलाने की बात नहीं की गई है। उसके बाद आपको ये पूरा क्वेश्चन आपका खत्म होता है। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है, इसका कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन में क्या है, उदारवादी विचारधारा जो कि 17वीं शताब्दी में उभर कर आई थी, वर्तमान में ज्यादातर देशों के द्वारा इस विचारधारा को अपनाया जा रहा है, क्योंकि इस विचारधारा के द्वारा जिन विशेषताओं पर जोर दिया गया है वे एक साक्षर सभ्यता पर आधारित है। एक तर्कपूर्ण और विवेक पर आधारित समाज जो हमेशा विकास कर सकता है, क्योंकि उसमें रूढ़िवादिता देखने को नहीं मिलती जो धार्मिक परंपराएं हैं। उदारवादी विचारधारा का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये सबसे पहली विचारधारा, आइडियोलॉजी है, जो कि हम देखते हैं मार्क्सवाद, उदारवाद, ये सब में सबसे पहली उदारवाद है, जिसके द्वारा समाज को मार्गदर्शन का तरीका सिखाया गया। इसकी अनेक आलोचनाओं के बावजूद इसकी वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रासंगिकता है। ये जो देखने को मिलता है, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले उसका परिचय, फिर उसमें प्रमुख विचारक कौन कौन से आए, उसके बाद उसकी विशेषताएं, फिर उसके बाद उसकी आलोचनाएं क्या हो सकती है, फिर एंड में आपको इसका कंक्लूजन देना है। तो ये एक पैटर्न है आंसर को अटेम्प्ट करने का। ओके,
ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी अगर जो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी वो वॉइस में आई होगी, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में ये प्रॉब्लम ना आए। ये माइक की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा एडजस्ट करना। बाकी आपके सपोर्ट के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों, और आगे भी कंटिन्यूसली इसी तरीके की वीडियो आज कल 2 दिन आती रहेंगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।